हेलो एवरीवन, आज हम डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल्स के सेकंड लेक्चर के अंदर देखेंगे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री को और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से हमें एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले हमने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है डिटेल के अंदर, तो अब देख लेते हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या क्या टारगेटेड जो हमें स्टडी करनी है, वो कौन कौन से नोट्स हैं, फिर कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं। तो देखो, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल लोकेशन प्ले करता है। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे हिमाचल की, तो ऐसा माना जाता है कि अगर कांगड़ा के ऊपर आपको कब्जा करना है, इसके ऊपर रूल करना है, तो आपको कांगड़ा फोर्ट के ऊपर रूल करना पड़ेगा। देखो, ये कांगड़ा फोर्ट की यहाँ पे दो पिक्चर्स हैं। और अगर किसी ने कांगड़ा के ऊपर अगर राज कर लिया, तो उसने हिल स्टेट के ऊपर राज कर लिया। अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे हिमाचल की, तो आपको दिखेगा 4 से 5 साल के बाद कुछ ना कुछ इवेंट्स या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कांगड़ा के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही हैं। ठीक है, तो इससे कांगड़ा का जो इतिहास है वो एक बहुत ही ज़्यादा रिच बन जाता है, क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री जो है जिसके अंदर टर्किश इन्वेजन्स हुए हैं, उसके बाद दिल्ली सल्तनत के इन्वेजन्स हुए हैं, फिर अपने सिख रूलर्स आए, उससे पहले मुस्लिम रूलर्स आए हैं, मुस्लिम अटैक्स हुए हैं। तो उसके अंदर 70 से 80% जो है वो कांगड़ा की ही बात होती है, क्योंकि उन्होंने कोशिश की, सभी ने कोशिश की है कांगड़ा के ऊपर कंट्रोल करने की। तो इसलिए कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट बन जाता है अगर हम हिमाचल का इतिहास उठा के देखें। ठीक है जी, तो अब हम शुरुआत करेंगे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री से। तो देखिए, इंपॉर्टेंट जो जनपदाज हैं हिमाचल प्रदेश के, वो 4 जनपदाज हैं। देखो, जनपदाज का मतलब पहले तो यही समझ लेते हैं कि ये जनपदाज होते हैं एक बिग सोशल यूनिट, मतलब एक ऐसी कम्युनिटी, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे इकट्ठे होकर लोग एक अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव, उनका एक किंग होगा या फिर उनका कोई चीफ होगा, तो ऐसे अलग से सेटलमेंट या फिर कॉन्फेडरेसीज, मतलब यूनिट, एक सोशल यूनिट हम कह सकते हैं कि छोटी कंट्री रख लो या फिर छोटी स्टेट्स रख लो। उस समय पूरा इंडिया जनपदाज के बीच में डिवाइडेड था, अलग अलग स्टेट्स को जनपदाज बोलते थे, उनका अलग से एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, अलग से किंग और उनकी अपनी प्रजा होती थी। ठीक है, आप फिलहाल के लिए उसको ऐसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे समझो। तो हिमाचल के अंदर क्या था, जनपदाज थे जो कि 4 थे, ओडम्बराज, त्रिगार्ता, कलूताज और कुलेंदाज। तो जो त्रिगार्ता है, देखो ये इंपॉर्टेंट जनपदाज है हिस्ट्री के अंदर, इतने पुराने टाइम से इसका यहाँ पे मेंशन मिलता है त्रिगार्ता का। इसके अंदर 3 मेन सिटीज थी, मुल्तान, जलंधर और नगरकोट। ये दोनों प्लेन एरियाज के अंदर जो सिटीज थी, और ये हिल एरियाज के अंदर आती थी जो मुल्तान थी। अब त्रिगार्ता का मतलब समझ लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि त्रिगार्ता का मतलब क्या है। तो इसको हिस्टोरियन ने अलग अलग तरीके से समझाया है, लेकिन जो एक रिजिड हमें मीनिंग मिलता है वो है एरिया ड्रेन्ड बाय 3 रिवर्स। तो 3 रिवर कौन सी हैं, ये भी पूछ लेते हैं क्वेश्चंस, सतलुज, रावी और ब्यास। अब मैंने इसको कैसे याद रखा है, मेरा ना एक फ्रेंड है सरबजीत, देखो सरबजीत, हम उसको ना सरब सरब बोलते हैं, सरब, SRB सरब। तो मैंने उससे याद किया हुआ कि सरब जो है वो कांगड़ा में रहता है और उसका त्रिगार्ता का मतलब है सतलुज, रावी, ब्यास से जो एरिया ड्रेन होता है। ठीक है, अब त्रिगार्ता देखो इतना पुराना नाम है जो कि हमें एंशियंट हिस्टोरिकल अपने सोर्सेज में मिलता है। ठीक है, पुरानाज, महाभारता और राजतरंगिणी। राजतरंगिणी क्या है, ये किंग्स के बारे में, हिली स्टेट एरिया के जितने भी किंग्स हैं उनके बारे में ये वर्णन करती है राजतरंगिणी बुक। और फिर हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ने इनको त्रिगार्था को किस नाम से बुलाया। अब उत्बी का जो टाइम पीरियड है, पहले तो उत्बी देख लेते हैं कौन है। उत्बी का पूरा नाम है अबुल हुसैन उत्बी, जो कि एक पर्शियन हिस्टोरियन थे। ठीक है, ये गजनवी के टाइम के हिस्टोरियन है। इनका टाइम पीरियड है 1998 से लेके 1030। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि उत्बी ने त्रिगार्था को बोला भीमनगर। फिर आते हैं फरिश्ता, ये भी एक पर्शियन हिस्टोरियन है। इनका टाइम पीरियड जो चलता है वो 1570 से लेके 1620 तक का चलता है। इन्होंने बोला त्रिगार्था को भीमकोट। फिर आते हैं अलबरूनी। अलबरूनी ये वही हैं जिन्होंने किताबुल हिंद लिखी है। ठीक है जी, और इनका टाइम पीरियड है 1973 1048 तक। इन्होंने बोल दिया त्रिगार्था को नगरकोट। ऐसे ही पणिनी, जो कि 5th सेंचुरी के अंदर हमें इनका वर्णन मिलता है, जिनको संस्कृत के पिता भी बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट ग्रामर ऑफ संस्कृत लिखी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पर्सनैलिटी बन जाते हैं ऐसे। तो इन्होंने क्या बोला, अयुद्धजीवी संघ, मतलब कि ऐसी कम्युनिटी जो सिर्फ जो वॉरियर कम्युनिटी है, युद्ध करके ही अपना खाना या फिर पालन पोषण करती है, मतलब इनकी मेन सोर्स ऑफ लिविंग ही युद्ध से है, तो इनको अयुद्धजीवी संघ बोल दिया उन्होंने। अब हम बात कर लेते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की, मतलब कि ज़मीन से खोद के खुदाई के टाइम हमें वहाँ से क्या क्या ट्रेसेस मिले हैं, जिसके साथ हम हिस्ट्री के अंदर कुछ हमें
पास्ट की चीज़ें मिलती हैं और रिकॉर्ड्स मिलते हैं, जिसको देख के हम रिकॉर्ड्स का अनुमान लगाते हैं। तो जीसी महापात्रा जो है वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, इनको 52 स्टोन एक्सेस मिली हैं रखौर विलेज से। अब स्टोन एक्सेस और उसके साथ साथ कुछ ट्रेसेस मिले हैं नदौन विलेज से, ठीक है जी, जो कि बताते हैं, दर्शाते हैं कि स्टोन एज वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी उस समय, क्योंकि ये टूल्स जो हैं ये स्टोन एज के टूल्स हैं, ठीक है। और अगर एक्सेस हैं, मतलब वहाँ पे कुल्हाड़ियाँ हैं अगर पत्थर से बनी हुई, तो ये दर्शाती है कि स्टोन एज का ये कौन सा पीरियड होगा, मेसोलिथिक पीरियड होगा। 3 फेजेस होते हैं ना स्टोन एज के, तो ये मेसोलिथिक, जब टूल्स बनाने शुरू कर दिए थे ह्यूमन ने पत्थरों के साथ, ठीक है। तो ये 10,000 BC से लेके 4000 BC तक का टाइम पीरियड रहा होगा। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा इसमें से। तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन कैसा पूछेगा कि देखो लाहौर विलेज से क्या मिलता है, एक्सेस मिलती हैं, नदौन विलेज से क्या ट्रेसेस मिलते हैं, फिर आलमंड शेप जो है एक एक्स वो मिलती है नंदरौल विलेज से, जो कि कांगड़ा के नज़दीक एक जगह है। फिर 360 कॉइन्स हैं जो अडम्बराज के, उसमें से 103 कॉइन्स हमें मिलते हैं त्रिपाल एंड ज्वालामुखी रीजन से। फिर आता है 4 कॉइन्स हमें मिलते हैं कुशाना डायनेस्टी के कनिहारा रीजन से। 3 कॉइन हमें मिलते हैं कुनिंदाज के, कहाँ से, ज्वालामुखी से। अब कुशाना देखो, जो कुशाना किंगडम है वो 2nd सेंचुरी BC के आसपास था। ये इंडो ग्रीक एक किंगडम था, जो कि आज के टाइम पे उज्बेकिस्तान, नॉर्दर्न इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले एरिया के अंदर इनका किंगडम का विस्तार था। तो ये 2nd सेंचुरी BC के आसपास के कॉइन्स होंगे। इससे हमें पता लगता है कि इतिहास कितना पुराना है कांगड़ा का, त्रिगार्था का। फिर देखो आते हैं यूरोपियन ट्रैवलर्स। अब ट्रैवलर्स देखो ऐसे लोग, ऐसे पॉपुलर इंसान या व्यक्ति जो मतलब भ्रमण करते थे, घूमते थे, उसके बाद अपने जो भी उनको इंसिडेंट्स या फिर वहाँ पे राजा इनवाइट करते थे, तो वहाँ के जो कुछ भी टेंशन्स चली हुई हैं या फिर इन्वायरमेंट है उसके बारे में अपनी बुक्स में लिख देते थे, रिटन रिकॉर्ड्स में लिख देते हैं। फिर उनके रिकॉर्ड से हमें मिलता है यहाँ पे त्रिगार्था के बारे में काफ़ी कुछ, ठीक है। तो कौन कौन से यूरोपियन ट्रैवलर्स यहाँ पे आते हैं हमें उनका याद रखना है कि देखो यहाँ पे कौन से ट्रैवलर आए हैं। सबसे पहले आए हैं थॉमस कोरियाट, ये 1615 के आसपास आया। देखो ऐसा नहीं है कि 1615 ही यहाँ पे लिखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि 1600 के आसपास है, क्योंकि कहीं 1615 मिल जाएगा, कहीं 1620 मिल जाएगा। फिर आते हैं थैवनॉट, ये होते हैं 1666 के अंदर आते हैं यहाँ पे। फिर फॉस्टर आते हैं, फिर विलियम मूरक्राफ्ट आते हैं, और फिर आते हैं एंड में विग्ने। अब कहीं आपको 1830 मिलेगा, कहीं 1820 मिलेगा, विली मूरक्राफ्ट आपको मिल जाएगा 1820 कहीं पे। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इनके जो इनिशियल ईयर्स हैं, देखो कि 1600 के आसपास ऐसे, ये 1660 के आसपास, ये 1780 के आसपास, ये 1820 के आसपास, और ये 1830 के आसपास। इस तरीके से आपको याद रखने हैं, ऐसे प्रॉपर ईयर नहीं याद रखने। फिर आते हैं एक चाइनीज़ ट्रैवलर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखो, क्योंकि इनका मेंशन आपको कई जगह मिल जाएगा। यूनसांग, ये आते हैं 1635 AD के अंदर, चाइनीज़ ट्रैवलर है, और राजा यूटेटस यहाँ पे इनको वेलकम करते हैं एज ए गेस्ट, 4 महीने तक इनको अपने किंगडम में रखते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा कि ह्यूनसांग, या फिर 4 ट्रैवलर्स के नाम दे देगा, उसमें से एक ह्यूनसांग होगा, तो आप बता देंगे, पूछ लेगा कि ह्यूनसांग कौन से ईयर के अंदर आए थे, या फिर 4 ट्रैवलरों में से कौन से ऐसे ट्रैवलर हैं जिन्होंने हिमाचल के अंदर विजिट किया था। उसमें से 3 ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा, और इनमें से एक वो ऑप्शन में सही दे देंगे, जैसे फॉस्टर दे देंगे या फिर विलियम मूरक्राफ्ट दे देंगे। आपको ईयर भी याद रखने हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट कैपिटल जो त्रिगार्ता की मानी जाती है उसका नाम है मुल्तान। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा वहाँ पे, फर्स्ट कैपिटल क्या है त्रिगार्ता की। एज अ ट्रिविया आपको इसको याद रखना है, मतलब इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, ट्रिविया है, नॉलेज है, फैक्ट्स हैं। फर्स्ट किंग जो लोक कथाओं के हिसाब से माने जाते हैं वो है भूमिचंद, कहीं कहीं इनका नाम भूमाचंद भी हमें देखने को मिल जाता है। तो अराउंड 8th सेंचुरी BC के अंदर भूमिचंद ने त्रिगार्था के अंदर रूल किया एज अ फर्स्ट किंग। उसके बाद काफ़ी सारे किंग्स का मेंशन मिलता है, लेकिन उनके कुछ रिजिड सबूत या फिर उनके रिजिड रिकॉर्ड्स नहीं है, या फिर उनकी रेलेवेंस नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं 234th किंग जो कि सुशर्मन चंद है, अराउंड 1500 BC। इन्होंने क्या क्या काम करवाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट किंग है ये। देखो इन्होंने कांगड़ा किले की स्थापना करवाई, ये एक कटोच रूलर थे, और ये कौरवों की तरफ से लड़े थे महाभारत में। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कौरवों की तरफ से कौन से राजा कांगड़ा के लड़े थे, तो वो थे सुशर्मन चंद। तो हिस्ट्री ऑफ त्रिगार्ता वाज शेप्ड बाय कटोच रूलर्स, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड ओल्डेस्ट सर्विंग डायनेस्टीज। तो कटोच रूलर्स थे सब जिन्होंने सबसे लंबे समय तक त्रिगार्ता पर राज किया है। फिर हम बात कर लेते हैं कुछ कंटेम्प्रेरीज के। कंटेम्प्रेरीज मतलब समकालीन, मतलब एक ही टाइम पीरियड के अंदर 2 किंग्स आपस में अगर वो एक जगह पे दूसरा दूसरी जगह पे रूल कर रहा है तो आपस में समकालीन हुए।
तो महमूद ऑफ गजनी इसने अटैक किया था 1009 के अंदर। उस समय समकालीन कौन थे कांगड़ा के? जगदीश चंद। इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना, ठीक है, यही डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और महमूद ऑफ गजनी ने नगरकोट किले के ऊपर अटैक किया, और वहाँ पे अटैक जब किया इसने, अपने पोते को वहाँ पे और सेना की कुछ टुकड़ी को वहाँ पे एज ए कंट्रोल हैंड ओवर कर दिया। फिर उसके बाद तोमार किंग थे एक महिपाल, महिपाल राजा थे, उन्होंने किले को छुड़ाया था 1043 के अंदर मदूद को, जो कि गजनी का ग्रैंडसन था, उसको हरा के। ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि मदूद को किसने हराया था? तो महिपाल, जो कि तोमार राजा थे। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1337 एडी के अंदर अटैक करते हैं। उस समय पृथ्वी चंद कांगड़ा के राजा हैं। तो फिरोज शाह तुगलक जब दिल्ली की गद्दी पे बैठे होते हैं, उस समय टाइम पीरियड है 1360। उस समय रूपचंद कांगड़ा के राजा हैं। तो ऐसा एक इंसिडेंस आता है कि फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने के लिए 6 मंथ तक उसके आसपास घेराबंदी कर ली थी। उनकी जितनी भी सप्लाईज हैं अंदर जाने के लिए वो सब रोक दी थी। लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि फिरोज शाह तुगलक फिर भी नगरकोट के फोर्ट को जीत नहीं पाता, और ये पीस ट्रीटी कर लेता है रूपचंद के साथ। ठीक है जी। फिर एक इंसिडेंस ये भी आता है कि जब वो पीस ट्रीटी कर लेता है तो इतना बौखला जाता है कि जो ज्वालामुखी टेम्पल है उसके अंदर जाके ये मूर्तियाँ तोड़ देता है और डिस्ट्रक्शन कर देता है। इवन यहाँ तक इंसिडेंस कई कई राइटर्स यहाँ तक लिखते हैं कि वहाँ पे इन्होंने गौ माता का मीट उसका काट के स्लॉटर करके उसका जो मीट है वो तक फेंक दिया था। काफ़ी कायराना हरकतें की हैं। ऐसी ऐसी भी कई जगह हमें मेंशन ये चीज़ें मिलती हैं। फिर एक इंसिडेंस के अंदर ये आता है कि 1300 हिंदू लिटरेरी बुक्स इन्होंने दिलाइले फिरोज शाही के अंदर कन्वर्ट करा दी थी, जो कि पर्शियन के अंदर थी, और इनका जो ट्रांसलेटर था वो था इज़ुद्दीन खालिद। तो ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा अटैकर था या कौन सा ऐसा राजा था जिसने 1300 हिंदू लिटरेचर बुक्स को कन्वर्ट करा दिया था पर्शियन के अंदर। फिर जो कांगड़ा के ऊपर जितने भी अटैक्स हुए हैं उनका जो मेंशन मिलता है वो तारीख़ फ़िरोज़ फरिश्ता और तारीख़ फ़िरोज़ शाही के अंदर देखने को मिलता है। फिर आते हैं 1390 की तरफ, जहाँ पे तैमूर लंग अटैक कर चुके हैं इंडिया के अंदर, और ये मंगोल लीडर हैं एक। उस समय समकालीन कौन है कांगड़ा के अंदर? मेघचंद। तो यहाँ पे एक आलमचंद का नाम का राजा है जो कि हिंदूर का ही राजा है, और ये किसकी हेल्प कर रहा है? तैमूर लंग की, मेघचंद को डिफीट करने के लिए। तो आलमचंद क्या कर रहा है? एक तरीके से उसको सेफ पैसेज प्रोवाइड कर रहा है तैमूर लंग को कि आप हमारे किंगडम को छोड़ दो, हम आपकी हेल्प कर देंगे, आप अटैक कर दो कांगड़ा के ऊपर, हम आपको बताएंगे रास्ता, हम आपको सहायता और जितने भी आपको प्रोविजंस चाहिए हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आप मेघचंद के ऊपर अटैक करो और हमें छोड़ दो। फिर किस्सा आता है हरिचंद का। ये एक किस्सा बीच में 1405 का है। देखो कांगड़ा के उस समय राजा हैं हरिचंद। तो हरिचंद जा रहे हैं शिकार खेलने। तो कहानी के अनुसार, अलग अलग कहानियों के अनुसार, राजा जा रहा है शिकार खेलने और वो अपनी टुकड़ी से अलग हो जाता है। कोई कहता है कि वो खड्डे में गिर गया या फिर कोई किसी जगह पे किसी केव के अंदर अटक गया हो। तो वहाँ पे जो उसके साथ के सैनिक है वो ढूंढते अपने राजा को, काफ़ी टाइम तक वो नहीं मिलता, तो वो अपने किंगडम वापस लौट जाते हैं। और फिर ये मान लिया जाता है कि काफ़ी दिन हो गए, अब तो राजा अगर जिंदा होता तो वापस आ जाता, उसको या तो किसी शिकारी ने खा लिया होगा या फिर उसकी किसी हादसे के अंदर मौत हो गई होगी। फिर उसके भाई को, जिसका नाम करमचंद है, ठीक है जी, यहाँ पे लिखा ना देखो करमचंद, हाँ, तो उसके भाई करमचंद को गद्दी पे बिठा दिया जाता है। फिर 21 दिन के बाद राजा वापस आ जाता है, क्योंकि उस खड्डे में से उसको किसी राहगीर ने बचा लिया होता है, उसको वापस निकाल के फिर वो वापस आ जाता है। लेकिन वो जब देखता है आके, क्योंकि उसका भाई राजगद्दी पे बैठ चुका है, तो फिर वो कोई विद्रोह नहीं करता, कोई मांग नहीं करता कि मेरे को फिर से राजा बनाओ। वो चुपचाप से अपना एक अलग से टाउन इस्टेब्लिश कर लेता है और उसका नाम रख दिया जाता है गुलेर। तो ये रियासत जो है गुलेर, ये कांगड़ा से ही निकली हुई है। तो ऐसी कहानी आती है हरिचंद की। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसा कौन सा राजा है जिसको डेड मान लिया गया था उसके किंगडम में, लेकिन वो बाद में वापस आता है और फिर अपना किंगडम क्लेम नहीं करता, मतलब ऐसी स्टोरी कौन से राजा की है? तो आपको वहाँ पे टिक करना है गुलेर की, और वो राजा का नाम है हरिचंद। फिर 1556 के अंदर अकबर का टाइम पीरियड है, जहाँ पे धर्मचंद, मानकचंद, जयचंद और बिधिचंद, ऐसा नहीं कि एक टाइम पे राजा हैं, ये अलग अलग टाइम्स पे है ना, क्योंकि अकबर ने इंडिया पे ऑलमोस्ट 80 ईयर्स तक राज किया है। सबसे लंबा अकबर का टाइम पीरियड रहा है और औरंगज़ेब का रहा है। तो धर्मचंद जो है वो ट्रिब्यूट पे करते थे अकबर को, ठीक है, अपने टाइम में सारे ही राजा जो हैं समकालीन वो ट्रिब्यूट पे करते थे। या तो वो
इनके साथ रिलेशन बना लेते थे, अपनी बेटी की शादी करवा दी, ठीक है, उनके किसी हायर पोस्ट वाले मंत्री के साथ, या फिर उनको टाइम टू टाइम टैक्सेस भर दिए। तो ऐसे ये अपना एक तरीके से उनको लॉयल्टी शो करते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नगर कोटिया का टाइटल किसने दिया था और किसको दिया था। तो अकबर ने नगर कोटिया का टाइटल दिया था धर्मचंद को। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अरेस्टेड जयचंद विद द हेल्प ऑफ रामचंद गुलेर। तो जयचंद का यहाँ पे इंसिडेंस आता है कि वो कुछ वहाँ पे ऐसी गतिविधियाँ कर रहे थे, ऐसा सस्पिशन, उनको सस्पिशियस एक्टिविटीज़ लगी कि उन्होंने जयचंद को यहाँ पे कैप्चर कर लिया। किसकी मदद से? रामचंद का, जो है गुलेर के राजा। फिर जयचंद को जब अकबर ने कैप्चर कर लिया तो उनका जो बेटा है बिधि-चंद, ये उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर देता है अकबर के। तो बिधि-चंद के कई जगह मेंशन मिलता है कि इन्होंने नाक में दम करके रखा हुआ था मुगलों की। जब भी आसपास के जितने भी चीफ्टन्स हैं उनको इकट्ठा करके कोई भी दिक्कत होती है तो वो अकबर पे या फिर कोई भी उस समय का राजा है तो उस पर अटैक कर देते हैं। तो अकबर अब क्या करता है, अकबर भेजता है बीरबल को और खान जहान हुसैन कुली खान को बिधि-चंद के अगेंस्ट रिवोल्ट जो उसने क्रिएट किया है उसको सप्रेस करने के लिए। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि बिधि-चंद का जो बेटा है त्रिलोक चंद, उसको वो हाउस अरेस्ट कर लेते हैं या फिर कोर्ट के अंदर रख लेते हैं। तो ये सिस्टम क्या है, देखो ऐसा होता था कि अकबर जो है या फिर जो राजा है वो कहेगा कि आपके जो बेटे हैं, कोई भी किंग है समकालीन छोटी स्टेट के ऊपर राज कर रहा है किसी रियासत के ऊपर, कि आप अपने बच्चे को ना हमारे पास भेजो, हम उसको शिक्षा देंगे, हम उसका सारा पालन पोषण करेंगे, हम इसको रॉयल ट्रीटमेंट देंगे, उसकी एक तरीके से अपब्रिंगिंग अच्छी करेंगे, उसको यहाँ पे भेज दो आप। तो उससे क्या होता है कि इन्होंने अपना बेटा भेज दिया अकबर के पास। अब अकबर के पास वो एक तरीके से हाउस अरेस्ट ही है, तो ये कुछ भी उनके अगेंस्ट कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे या फिर कोई भी षड्यंत्र नहीं रचेंगे। सिंपल सी चीज़ है, बाहर से दिखाने के लिए वो ये है कि हम आपके बेटे को एक अच्छी अपब्रिंगिंग देंगे, कुछ उसको अच्छा राजपाट सिखाएंगे अगर वो हमारे कोर्ट में रहेगा। लेकिन अंदरूनी क्या बात है कि वो उसको एक तरीके से इनडायरेक्ट डरा के रखना चाहते हैं कि आपका बेटा हमारे पास है तो आप कुछ भी ऐसी गतिविधि करोगे तो आपके खिलाफ ये चीज़ उल्टी पड़ जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, बिधि-चंद के बेटे के त्रिलोक चंद को अपने कोर्ट के अंदर एज अ गेस्ट या फिर कह सकते हैं हाउस अरेस्ट कर लिया था। फिर उसके बाद टोडरमल को इन्होंने भेजा था। ये एक पॉइंट आता है जमींदारी इस्टेब्लिश करने के लिए। ज़मींदारी का आप ये समझ लीजिए कि जैसे मार्किंग करने के लिए कि ये एरिया है तो यहाँ पे हम लैंड मेजर करेंगे और इतना इतना एरिया राजा के पास आता है और ये विलेजेस राजा के हैं। तो इन्होंने भेजा था टोडरमल को शाही ज़मींदारी इस्टेब्लिश करने के लिए। तो जहांगीर के टाइम के अंदर दो राजाओं के नाम यहाँ पे प्रमुख हैं। देखो एक तो है सूरजमल। सूरजमल जो हैं वो उस समय धमेरी के राजा हैं, ठीक है, धमेरी एक जगह का नाम है, एक प्रिंसली स्टेट, उसके राजा हैं ये। तो जहांगीर ने जब अटैक किया कांगड़ा के ऊपर तो उन्होंने क्या किया, आसपास के जितने भी चीफ्टन्स थे या फिर जितने भी आसपास की प्रिंसली स्टेट्स थी उनकी हेल्प ली, क्योंकि कोई बाहर का अटैकर है जब किसी नेटिव की हेल्प लेगा तो उसको अच्छे से पता होगा कि वहाँ की जोग्राफिकल और जियो पॉलिटिकल लोकेशंस कैसी होंगी। तो इसलिए जहांगीर ने ऑर्डर दिया, क्योंकि ये तो छोटे राजा थे ना, तो एक तरीके से ऑर्डर दिया सूरजमल को कि आप हमारी हेल्प कीजिए कांगड़ा को कैप्चर करने के लिए। तो सूरजमल पहले तो मान गया, वो अपनी फोर्सेस लेके और जहांगीर की जो टुकड़ी भेजी थी उसके साथ मिलके वो कैप्चर करने निकल गया कांगड़ा को। लेकिन रास्ते में उसका ज़मीर जाग गया कि नहीं भाई, मैं तो नहीं होने दूंगा किसी बाहर वाले आक्रमणकारी का हमला यहाँ पे तो मेरा हक बनता है, मैं यहाँ का नेटिव हूँ। तो उसने क्या किया, उसने रिफ्यूज़ कर दिया और उसके ही सिपाहियों को मारने लग पड़ा वहाँ पे और रिवोल्ट बैक कर दिया और फिर उसके बाद वो चला गया चंबा। ठीक है जी। अब सूरजमल का भाई का यहाँ पे एक रोल आता है। देखो सूरजमल का भाई है जगत सिंह। तो दो नाम आपको याद रखने हैं, सूरजमल और जगत सिंह। तो ये बहुत ज़्यादा लॉयल था जहांगीर का, इसने अपने भाई को ही मरवा दिया क्योंकि सूरजमल ने विद्रोह किया था जहांगीर के अगेंस्ट। और फिर जहांगीर जब 1620 से पहले जब वो आते हैं अपनी वाइफ नूर जहाँ के साथ धमेरी विजिट करते हैं तो उनके स्वागत में या फिर एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट के तहत जगत सिंह अपने धमेरी का जो नाम है वो चेंज करके नूरपुर कर देता है। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि धमेरी का नया नाम या फिर नूरपुर का पुराना नाम क्या था, या फिर कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने धमेरी का नाम चेंज करके नूरपुर कर दिया था, या फिर कौन से शासक के टाइम पे ये हुआ था। तो ऑफिशियली जो कांगड़ा फोर्ट है वो 1620 के अंदर जहांगीर
कैप्चर कर लेता है और मुगल्स के अंदर अपना कांगड़ा का जो किला है वो आ जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले उन्होंने कब्जा नहीं किया था, लेकिन ऑफिशियली जहाँ पे सभी हिस्टोरियंस की एक मत है, जहाँ पे क्लियर रिकॉर्ड्स मिलते हैं कि हाँ अब ये जो कांगड़ा का किला है ये मुगलों ने जीत लिया है, तो वो हमें क्लियर सन जो मिलता है वो 1620 का मिलता है। इससे पहले भी 50 अटैक हो चुके थे, लेकिन कोई अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाया था। कुछ टाइम के लिए कैप्चर किया, फिर छिन गया वो, ठीक है, लेकिन एक जिसको कहते हैं कंप्लीट कंट्रोल नहीं कोई कर पाया था। तो इसमें से कुछ एक फैक्ट पॉइंट्स हैं, ये भी आप देख लीजिएगा कि जो कांगड़ा फोर्ट का एक दरवाज़ा है उसका नाम रखा गया है जहांगीर दरवाज़ा, और मस्जिद भी बनाई गई है फोर्ट के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि फर्स्ट मुगल किलेदार किसको बनाया, तो बनाया नवाब अली खान को, और लास्ट जो मुगल किलेदार था वो कौन था, सैफ अली खान। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों के नाम के पीछे अली खान आता है। पहला है नवाब और लास्ट है सैफ अली खान। फिर आता है अहमद शाह अब्दाली, या फिर जिसको दुरानी भी बोलते हैं, अहमद शाह दुरानी, 1752। इस समय मुगल एम्पायर अपने डिक्लाइन पे था, तो ये अफ़गानिस्तान का एक रहने वाला, वहाँ का अटैकर हिंदुस्तान पे फ्रीक्वेंट अटैक्स करने लग पड़ा था। तो 1597 में क्या होता है कि इसने काफ़ी सारे एरियाज़ के ऊपर कंट्रोल कर लिया होता है, क्योंकि उस समय मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा होता है। उस समय शाह आलम सेकंड होते हैं गद्दी पे बैठे, लेकिन वो इतने स्ट्रांग रूलर नहीं माने गए, मतलब कि वो थोड़े डिक्लाइन फेस के अंदर था। उन्होंने मतलब अपने एरियाज़, अपने टेरिटरीज़ को अच्छे से बचा के नहीं रख पा रहे थे वो। फिर यहाँ पे आपको नाम याद रखना है घमंड चंद का, जो सुजानपुर टाउन का फाउंडर है। तो अहमद शाह दुरानी ने इसको बना दिया था गवर्नर ऑफ जलंधर, जलंधर रीजन का। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब घमंड चंद तो एक तरीके से पूरा लॉयल है अहमद शाह दुरानी का, इतना बड़ा अटैकर है वो। तो घमंड चंद ने अपनी एक्सपेंशन शुरू कर दी, आसपास के एरियाओं के ऊपर लूटना शुरू कर दिया, अपना वर्चस्व बनाना शुरू कर दिया, ठीक है जी। तो उसका जो जो उसकी एक्सपेंशन थी उसको किसने तोड़ा था, जस्सा सिंह रामगढ़िया। ये रामगढ़िया मिस्र के चीफ थे, ठीक है जी। और इन्हीं को माना जाता है फर्स्ट किंग टू इन्वेड कांगड़ा एंड कैप्चर कांगड़ा फोर्ट। तो ये भी आ जाता है कि पहले सिख कौन थे जिन्होंने कांगड़ा के ऊपर इन्वेड करके कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर किया था। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना कि घमंड चंद की एक्सपेंशन किसने रोकी, जस्सा सिंह रामगढ़िया ने, और वही फर्स्ट सिख इन्वेडर थे जिन्होंने कांगड़ा को कैप्चर करके कांगड़ा फोर्ट को भी कैप्चर कर लिया, ठीक है जी। यहाँ पे बात करते हैं हम संसार चंद सेकंड की, जो कि हैं ग्रैंडसन ऑफ घमंड चंद। तो घमंड चंद की एक्सपेंशन को जस्सा सिंह रामगढ़िया ने रोक लिया था, ठीक है। उन्होंने इसका जितने भी एक्सपेंशन कर रहा था, जितने भी आसपास के एरियाज़ के ऊपर कैप्चर कर रहा था, उसको हरा के उसको रोक दिया वहाँ पे। तो संसार चंद सेकंड ने किसको बुला लिया, जय सिंह कन्हैया को। ये कन्हैया मिस्र के चीफ थे। तो आप सोच रहे हो कि एक सिख दूसरे सिख के अगेंस्ट क्यों लड़ रहा है, तो यहाँ पे बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु के बाद जो सिख कम्युनिटी है वो अलग अलग मिसलों के अंदर डिवाइड हो गई थी। तो ऐसा नहीं था कि इंटरनली ये आपस के अंदर एक यूनिट है, तो इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स चलती ही रहती थी। तो संसार चंद सेकंड ने जय सिंह कन्हैया को बुलाया है हेल्प के लिए। तो जय सिंह कन्हैया और संसार चंद मिलकर कांगड़ा फोर्ट के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, और इसकी जो ऑनरशिप है वो संसार चंद को 1786 में मिल जाती है। तो यहाँ पे संसार चंद सेकंड को इतना पावरफुल रूलर माना गया है, ऐसा देखा गया है हिस्ट्री के अंदर, कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशंस की, अपना विस्तार किया किंगडम का। इसलिए गोल्डन एज ऑफ कटोच डायनेस्टी भी इसको कहा गया है। इन्होंने चंबा के राजा राज सिंह को नेरेटी में हरा दिया था बैटल में, और उनकी मृत्यु हो गई थी वहाँ पे। तो उस चीज़ को आज तक याद करते हुए नेरेटिव फेयर भी मनाया जाता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि नेरेटिव फेयर किस इवेंट को डिपिक्ट करता है, या फिर कौन से राजा ने किस राजा को मार दिया था बैटल के अंदर, जिससे कि आज तक नेरेटिव फेयर मनाया जाता है। इन्होंने ईश्वरी सेन, जो कि मंडी के राजा हैं, उसको भी 12 साल तक कैद करके रखा था, जो कि एक माइनर थे। देखो कितने बड़े बड़े यहाँ पे ये आक्रमण कर रहे हैं, कितने बड़े राजाओं को हरा रहे हैं, किसी को बंदी बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक गलती कर देते हैं। ये गलती क्या है, ये महान चंद हैं जो बिलासपुर के राजा, उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसको हरा देते हैं। तो महान चंद जो हैं वो इनका बदला लेने के लिए किसको बुला लेता है, अमर सिंह थापा को, जो कि एक गुरखा कमांडर हैं। तो गुरखा कमांडर हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे महान चंद की, और इनकी लड़ाई होती है संसार चंद के साथ, और इसी बैटल को बोला जाता है महल मोरिया का युद्ध। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि महल मोरिया का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो संसार चंद के बीच में, और महान चंद और अमर सिंह थापा, जिसको महान चंद ने बुलाया था। फिर क्या होता है, संसार चंद यहाँ पे हार जाता है। आफ्टर डिफीट ऑफ संसार चंद,
appealed to Maharaja Ranjit Singh for help. This was accepted after a month-long negotiation, which came to be known as ज्वालामुखी पैक्ट. देखो एक हार रहा है तो दूसरे को बुला रहा है, दूसरा हार रहा है तो तीसरे को बुला रहा है. तो आपको ये याद रखना है क्रोनोलॉजिकली कि किसने किसको कहाँ पे कब बुलाया. तो यहाँ पे संसार चंद महाराजा रंजीत सिंह के साथ नेगोशिएशंस करके कि आप हमारी हेल्प कीजिए, हम आपको ये प्रोवाइड करवाएंगे. तो उस नेगोशिएशन को क्या बोला जाता है? ज्वालामुखी पैक्ट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. तो ज्वालामुखी पैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है. ये 1809 के अंदर होता है, जिसके अंदर महाराजा रंजीत सिंह जी मान जाते हैं संसार चंद सेकंड की हेल्प करने के लिए. किसके बदले? 66 विलेजेस और कांगड़ा फोर्ट. ठीक है. अब वो बेचारा मरता क्या नहीं करता, मान जाता है संसार चंद सेकंड की, ठीक है जी आप हमारी हेल्प कीजिए महान चंद को हराने में, हम आपको 66 विलेजेस और कांगड़ा फोर्ट का पोजीशन दे देंगे. फिर उसके बाद होती है बैटल ऑफ 1809. इसके अंदर महाराजा रंजीत सिंह और संसार चंद अमर सिंह थापा को के अगेंस्ट लड़ते हैं. ठीक है. और इसको यहाँ से भगा देते हैं. तो संसार चंद देखो एट द एंड इसकी मृत्यु हो जाती है यहाँ पे 1824 में नेचुरल डेथ की वजह से, नेचुरल कॉजेज़ की वजह से. इतनी ज़्यादा मेहनत की, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन एट द एंड सब कुछ हाथ से निकल गया और मृत्यु भी निकट ही खड़ी थी. फिर उसके बाद जो सिख हैं वो यहाँ पे जीत चुके हैं कांगड़ा फोर्ट को. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे बात हो चुकी है ना कि कांगड़ा फोर्ट हमारे पास रहेगा 66 विलेजेस के साथ. तो फर्स्ट किलेदार किसको अपॉइंट किया जाता है? देसा सिंह मजीठिया को. मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट सिख किलेदार कौन था? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा. तो वो है देसा सिंह मजीठिया. तो उसके बाद बात करते हैं अनिरुद्ध चंद की, जो कि संसार चंद सेकंड के बेटे हैं. 1824 की ये बात है. तो इनको 2 लाख रुपये नजराना देना पड़ा था अपनी गद्दी के लिए. इनको महाराजा रंजीत सिंह को. तो नजराना एक तरीके से गिफ्ट हो गया, या फिर ऑफरिंग हो गई, या फिर कुछ भी ऐसी भेंट हो गई जिससे कि आप एलिजेंस शो करते हो वहाँ के रूलर की, कि मतलब हम आपके साथ हैं या फिर हम आपके लॉयल रहेंगे. तो ये एक तरीके की हमारी आपके लिए एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट है. हम आपको इतना अमाउंट दे रहे हैं अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए. तो यहाँ पे इनको 2 लाख रुपये देना पड़ा, लेकिन उस समय उनके पास इतने पैसे थे नहीं अनिरुद्ध चंद के पास. तो वहाँ पे जो राजा रंजीत सिंह हैं उनके बेटे खड़क सिंह, उन्होंने एक्सचेंज कर ली टर्बन इन टोकन ऑफ ब्रदरहुड विद अनिरुद्ध चंद. तो यहाँ पे पगड़ियाँ इन्होंने आपस में एक्सचेंज करवाई, जिससे कि एक रिस्पेक्ट का सिंबल यहाँ पे शो किया. ठीक है. फिर उसके बाद 1827 में जब अनिरुद्ध चंद राजा रंजीत सिंह जी के कोर्ट में जाते हैं, तो वहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह अनिरुद्ध चंद की सिस्टर का हाथ मांग लेते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर हीरा सिंह, जो कि राजा ध्यान सिंह के बेटे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे अनिरुद्ध चंद को ये बात कुछ ठीक लगती नहीं है, क्योंकि अब उनका कुछ भी इशू रहा होगा कि उनकी सिस्टर की मैरिज जहाँ पे भी होगा, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि हीरा सिंह के साथ हो. तो वैसे वो इस समय वैसे भी प्रेशर के अंदर है, क्योंकि उनके पास 2 लाख रुपये भी नहीं है नजराना देने के लिए, इतना अमाउंट नहीं है, नए नए राजा बने हैं. तो वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं फॉर द वाइल, और फिर 1 साल तक उस जो शादी है उसको डिले करते रहते हैं, और इवेंचुअली सतलुज रिवर को क्रॉस कर जाते हैं, मतलब वहाँ से भाग जाते हैं ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर, ब्रिटिश एरिया के अंदर. ठीक है जी. तो ये सतलुज है. तो यहाँ पे ऊपर वाला एरिया जो है महाराजा रंजीत सिंह का है, और नीचे ब्रिटिशर्स का है. इनके बीच में संधि हो रखी थी कि सतलुज के ऊपर वाला एरिया आपका रहेगा, हम आपके बीच में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, और आप हमारे एरिया के अंदर. तो यहाँ पे अनिरुद्ध चंद की ये एक छोटी सी कहानी आती है. तो यहाँ पे जो फतेह चंद है, जो कि महाराजा संसार चंद के छोटे भाई हैं, वो अपनी ग्रैंड डॉटर, अपनी पोती का हाथ महाराजा हीरा सिंह के हाथ में दे देते हैं. क्योंकि अनिरुद्ध चंद तो चले गए अपनी फैमिली के साथ. पहले तो उन्होंने वादा कर दिया था कि मैं शादी करवा दूंगा अपनी बहन की, लेकिन उसके बाद उन्होंने नहीं करवाई. तो अनिरुद्ध चंद जो है वो अपनी 2 सिस्टर्स जो हैं, मैरिड हिज 2 सिस्टर्स टू द राजा ऑफ टिहरी गढ़वाल. तो इनकी शादी इनके साथ करवा देते हैं, और इवेंचुअली 9 मार्च 1846 को कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर. तो अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं. यहाँ मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के डाल रखे हैं, ताकि जो चीज़ें छूट गई हैं नोट्स के अंदर पहले, वो आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके अपने बुलेट पॉइंट्स के अंदर या फिर क्वेश्चंस के तौर पे अलग से नोट्स में लिख सकें. तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. इन विच डिस्ट्रिक्ट इज त्रियुंड एंड धर्मकोट लोकेटेड? तो ये तो सिंपल है, कांगड़ा. विच किंग ऑफ कांगड़ा फेल इनटू अ वेल वाइल प्लेइंग हंटिंग एंड वाज प्रिज्यूम्ड डेड? तो ये भी हमने कहानी पढ़ी थी हरिचंद की. ठीक है. उसके बाद उनके भाई को बना दिया था, गद्दी पे बिठा दिया था,
जब उनको प्रिज्यूम कर लिया था कि वो मर चुके हैं, तो हरिचंद। फिर उसके बाद देखते हैं द किंग ऑफ विच प्रिंसली स्टेट हेल्प अकबर इन कैप्चरिंग किंग जयाचंद ऑफ कांगड़ा। तो ये कौन से थे? गुलेर के राजा। क्या नाम था इनका? रामचंद। इन्होंने अपने भाई के अगेंस्ट अकबर के साथ मिलकर मरवा दिया था, जिनका नाम था जयचंद। इन विच विलेज नियर धर्मशाला इज द विपाशना सेंटर फॉर मेडिटेशन लोकेटेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मकोट। नियर धर्मशाला सिटी विच प्लेस इज कॉल्ड छोटा इसराइल। तो ये भी है धर्मकोट। हु वॉज द लास्ट किंग टू रूल द प्रिंसली स्टेट ऑफ नूरपुर। तो ये सही आंसर हो जाएगा वीर सिंह। बड़ा बंगाल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो एक ट्रैक भी है बड़ा बंगाल, तो ये कांगड़ा के अंदर है। सिंपल। विच प्रिंसली स्टेट वॉज बॉर्न सिब्बा प्रिंसली स्टेट। अभी कुछ सेंस नहीं बना रहा, मैं आपको बताता हूँ क्या पूछ रहा होगा ये पूछ रहा है कि सिब्बा जो प्रिंसली स्टेट है वो कहाँ से इमर्ज हुई है। तो जो गुलेर रियासत है उससे दो रियासतें आगे निकली हैं। एक है सिब्बा जिसका फाउंडर है सिब रामचंद, और फिर है दत्तरपुर। दत्तरपुर दत्तरचंद है दत्तरपुर के फाउंडर। तो गुलेर से दो रियासतें निकली हैं। तो यहाँ पे पूछना है कि सिब्बा कहाँ से इमर्ज हुई है, ऑफ शूट किसकी है ये। तो ये गुलेर की ऑफ शूट है। मैनी मोर प्रिंसली स्टेट इमर्ज फ्रॉम कांगड़ा प्रिंसली स्टेट विच वॉज द फर्स्ट ब्रांच टू इमर्ज। सबसे पहली ब्रांच कौन सी थी? वो थी जसवां की। विच वॉज द स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट इन कांगड़ा रीजन। तो ये है कुटलहड़। वट वॉज द नेम ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ किंग्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ नूरपुर। तो ये है पठानियाज। विच किंग ऑफ नूरपुर वॉज सेंड बाय शाहजहां टू फाइट अगेंस्ट उज्बेक्स ऑफ बलख। बलख एक जगह का नाम है, उज्बेक एक टर्किश ओरिजिन्स के जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है। तो ये है जगत सिंह। ये वही जगत सिंह है जिन्होंने सूरजमल, जो उनके भाई हैं, जिन्होंने विद्रोह कर दिया था जहांगीर के अगेंस्ट, उनको मरवा दिया था। गुलेर वॉज द कैपिटल ऑफ प्रिंसली स्टेट। किसकी थी? हरिपुर की। गुलेर के अंदर हरिपुर टाउन है, और हरिपुर टाउन जो इनिशियली जब गुलेर फाउंड हुआ था तो उसका पहले नाम हरिपुर ही था। इन विच रीजन ऑफ कांगड़ा राणा सेक्रीफाइस हर डॉटर इन लॉ टू ओपन द वाटर पैसेज। ऐसी एक मान्यता है या फिर एक कहानी है जिसके अंदर कहा जाता है कि जो राणा थे वहाँ के, उन्होंने अपनी डॉटर इन लॉ को सेक्रीफाइस कर दिया था ताकि वहाँ पे पानी की कमी हो गई थी, तो पानी के वहाँ पे एक कुंड बन गया था। तो ऐसी एक लोक कथा प्रचलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाढ़ी रीजन करके है, ठीक है। ये इस रीजन की बात हो रही, चाढ़ी। फिर है विच प्रिंसली किंग ऑफ कांगड़ा वाज सूर्यवंशी। तो सूर्यवंशी तो कोई भी नहीं था यहाँ पे। डैश वाज द फर्स्ट मुगल गवर्नर ऑफ कांगड़ा। तो वो है नवाब अली खान। अकॉर्डिंग टू कनिंगम विच प्रिंसली स्टेट बिलोंग्स टू कांगड़ा प्रिंसली ग्रुप। तो ये है जो रीजन आता है सतलुज एंड रावी के बीच में, ठीक है। सेक्शन आंसर डी सही हो जाएगा आपका। फिर है विच किंग ऑफ कांगड़ा असेंडेड द थ्रोन इन द सेम ईयर एज जहांगीर असेंडेड द थ्रोन। तो ये हैं त्रिलोकचंद के पिता का नाम है विधिचंद, जिन्होंने विद्रोह कर दिया था अकबर के खिलाफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट इज ब्रांच ऑफ गुलेर स्टेट। तो ये है सिब्बा एंड दत्तरपुर। वट वॉज द नेम ऑफ द थ्रोन डेट संसार चंद द किंग ऑफ कांगड़ा फेल इन लव विद। अभी यहाँ पे मेरे को इसका मतलब नहीं समझ आ रहा ये यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन एक कहानी है कि जो संसार चंद है उनको एक गद्दी गर्ल के साथ प्रेम हो गया था, ठीक है। तो उस लड़की का नाम क्या था? उसका नाम था नोखू। तो उसको उन्होंने अपनी रानी भी बना लिया था। फिर देखते हैं नेक्स्ट। विच डिसेंडेंट ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ कांगड़ा वॉज गिवन टाइटल ऑफ मेजर इन ब्रिटिश आर्मी इन 1888। तो ये हैं जयचंद। विच ऑफ द फॉलोइंग डू हडसन एंड वोगल कंसिडर द स्टेट ऑफ वामदन। तो ये है शाहपुर। हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ कटोच डायनेस्टी ऑफ द एंशियंट कांगड़ा किंगडम। तो ये है भूमाचंद, या फिर कहीं जगह इनका नाम मिल जाता है भूमिचंद। हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ कांगड़ा प्रिंसली स्टेट। हमने पढ़ा था ना, ये लास्ट किंग है अनिरुद्ध चंद। आगे देख लेते हैं। जहांगीर सेंट विच डिसेंडेंट ऑफ धमेरी नूरपुर टू कैप्चर द फोर्ट ऑफ नगरकोट विच टुगेदर विद द हिल चीफ लूटेड द रॉयल टेरिटरी एंड लेटर फ्लेड टुवर्ड्स द माऊ फोर्ट। तो ये हैं सूरजमल, ठीक है, जिन्होंने विद्रोह कर दिया था जहांगीर के अगेंस्ट।
द किंग ऑफ विच प्रिंसली स्टेट वॉज एबल टू सेव हिज प्रिंसली स्टेट फ्रॉम सिख बिकॉज ही मैरिड टू प्रिंसेसेस ऑफ हिज फैमिली विद द फैमिली ऑफ ध्यान सिंह, महाराजा रंजीत सिंह मिनिस्टर। तो ये है सिब्बा। जिनमें संदीपानी हिमालयन आश्रम इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज क्लोजेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यह है योल विलेज के नज़दीक, योल विलेज। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वॉज डिवाइडेड इंटू टू कजन्स दैट इज डिसेंडेंट्स विजय सिंह एंड राम सिंह इन द 19th सेंचुरी। तो यह है सिब्बा प्रिंसली स्टेट। हु वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ किंग धर्मचंद ऑफ कांगड़ा हु रोड द प्ले धर्मचंद इन 1562। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानिकचंद। हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कांगड़ा अराउंड 1615। तो ये है थॉमस कोरियाट। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लीजिएगा। In 1850 or 51 AD, after the exile of King Pramod Chand, which noble of Lambergans was made head of Katoch dynasty? तो ये सही आंसर हो जाएगा प्रताप चंद। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, इसके पीछे कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ या फिर कोई कहानी याद करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चंस तभी डाले गए हैं ताकि आप इनको बुलेट पॉइंट्स की तरह एक ट्रिविया या फिर फैक्ट्स के तौर पे लिख सकें। When King Harichand of princely state of Kankada was presumed dead, who sat on his throne instead? तो इनके भाई को बिठा दिया था इनकी गद्दी पे, जिनका नाम था करमचंद। The only dynasty that originated in Himachal Pradesh and whose existence has nothing to do with immigration। तो ऐसी कौन सी डायनेस्टी है जो बाहर से नहीं आई है बल्कि वहाँ की नेटिव थी और वहाँ पे ही उन्होंने अपना शासन चलाया? तो वो है कटोच डायनेस्टी। त्रियुंड इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये है कांगड़ा के अंदर। ऑन विच इशू डिड किंग अनिरुद्ध चंद डिसाइडेड टू अबंडन द थ्रोन इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन टू महाराजा रंजीत सिंह? तो वो अपनी बहन की शादी उनके मिनिस्टर से नहीं करवाना चाहते थे, मैरिंग टू हिज सिस्टर इन मियाँ ध्यानचंद फैमिली। ये है सही आंसर सी। विच किंग ऑफ कांगड़ा प्रिंसली स्टेट रिफ्यूज टू मैरी हिज सिस्टर टू ध्यानचंद सन एंड हैड टू फ्ली टू सेव हिज लाइफ एंड ऑनर फ्रॉम द रैथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह? तो ये है अनिरुद्ध चंद। कीराग्राम वॉज द ओल्ड नेम ऑफ, यहाँ पे सही आंसर है बैजनाथ। हु बिल्ड द फोर्ट ऑफ नगरकोट इन द एंशियंट टाइम? तो ये सही आंसर हो जाएगा सुशर्मन चंद। अकॉर्डिंग टू वन ब्रिटिश दंडनायका इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज देयर अ सिस्टमैटिक रजीम इवन व्हेन द ग्रेट रोमन एम्पायर वॉज ऑल्सो इन इन्फेंसी? इन्फेंसी का मतलब जब किसी चीज़ की स्टार्ट हो रही हो, इन्फेंट स्टेज के अंदर हो, तो उस समय कांगड़ा ही ऐसी एक रियासत थी जो फ्लरिश कर रही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वॉज नॉट पार्ट ऑफ त्रिकार्थ रीजन इन द एंशियंट टाइम? तो ऊना उस समय तो बना ही नहीं था। राजा संसार चंद हैड टू सीक आउटसाइड help to free Kangra from the clutches of the Gorkhas. This help was received from Maharaja Ranjit Singh. Why is the place name Ghora of Kangra district famous? ये famous है, people gather there to get rid of diseases. Which of the following is not located in Kangra district? तो ये सही आंसर हो जाएगा पंचकुला। इन 1809 AD ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी वॉज डन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? बिटवीन राजा संसार चंद एंड रंजीत सिंह। ठीक है जी। फिर आता है दलाई लामा केम टू धर्मशाला इन, तो 1959 के अंदर आए थे और 1965 में चाइना के साथ युद्ध हो गया था। दलाई लामा वही हैं जो जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया था और इनके ऊपर बहुत एट्रॉसिटीज़ करनी शुरू कर दी थी, तो ये वहाँ से स्केप करके वहाँ के जो रिलीजियस गुरु हैं वो यहाँ पे इंडिया में आ गए थे और इनको यहाँ पे शरण दे दी थी इंडियन गवर्नमेंट ने, और इनको एक अलग से एरिया धर्मशाला जो है वो इनके लिए डेडिकेटेड कर दिया था। नेम द किंग ऑफ कांगड़ा हु यूनिफाइड द हिल प्रिंसली स्टेट्स अगेंस्ट सकवर एंड ब्रोक द बगल ऑफ रिबेलियन? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विधि चंद। वट वॉज द ओल्ड नेम ऑफ नूरपुर? नूरपुर का पुराना नाम था धमेरी। नेम द ओल्डेस्ट हिली स्टेट? तो वो है त्रिगार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चिन्मय तपोवन आश्रम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। हु एस्टैब्लिश्ड द प्रिंसली स्टेट इन 1405? तो ये हैं हरिचंद जिन्होंने गुलेर की स्थापना की थी। फिर आता है पढ़िणी मेंशन द त्रिगार्ता एज अयुद्धजीवी संघ, जिनका क्या मतलब हुआ? फाइटर स्पीशीज। कांगड़ा फोर्ट इज नोन एज, कांगड़ा फोर्ट तो नहीं हाँ मतलब कांगड़ा फोर्ट नगरकोट किला भी कहते हैं उसको, भीमकोट किला भी कहते हैं, तो दोनों सही हो जाएंगे, मतलब कि बोथ ए एंड बी।
Where did the death of Wazir Ram Singh Pathania of Nurpur, who fought the British during the Second British Sikh War? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर. In 1848, Nurpur state of Himachal Pradesh was the first state where rebellion started against the British. Then the leader of this rebellion was राम सिंह पठानिया. अब देखिएगा जितने भी नूरपुर के स्टेट्स हैं वहाँ पे पठानिया सरनेम के जितने भी लोग हैं उन्होंने राज किया है. तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि नूरपुर की बात हो रही तो यहाँ पे बाकी ऑप्शन में सिंह है, चंद है, इसमें भी चंद है, तो यहाँ पे पठानिया, तो राम सिंह पठानिया इसका सही आंसर होगा. विच रूलर ऑफ नूरपुर वॉज टेकन कैप्टिव बाय बैरम खान टू लाहौर इन 1558 एंड पुट टू डेथ? तो ये सही आंसर हो जाएगा भक्तपाल. व्हेन डिड द ब्रिटिश मूव टू कांगड़ा हेड क्वार्टर्स टू धर्मशाला? तो 1855 के अंदर इन्होंने मूव कर दिया था. विच यूरोपियन ट्रैवलर ट्रैवल्ड टू जम्मू फ्रॉम नाहन टू नूरपुर अराउंड 1783? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉस्टर. विच किंग कॉल्ड गोरखास टू क्लाइम कांगड़ा? तो ये इसका सही आंसर है राजा महानचंद. वाई डिड संसार चंद, यहाँ पे मोहन चंद लिखा है लेकिन महान होगा, ठीक है ये. वाई डिड संसार चंद गिव कांगड़ा फोर्ट एंड 66 विलेजेस टू महाराजा रंजीत सिंह? तो इन्होंने तो दिए थे ताकि ये डिफीट कर सकें किनको, गोरखास को. फिर है हु वाज द फर्स्ट सिख जनरल टू अटैक कांगड़ा इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी? तो ये हैं जस्सा सिंह रामगढ़िया. Which king of princely state of Nurpur built the Taragarh fort in the area of Chamba princely state around 1625 to 1630? इसका सही आंसर हो जाएगा जगत सिंह. Who among the following got back the territory of princely state of Kutlad which was captured by King Sansar Chand of Kangra? तो ये थे गोरखास. Who was the first European to bring attention to history of the royal families of Jalandhar and Trigartha? तो ये इसका सही आंसर है Cunningham. During the reign of which king of Nurpur princely state did the Mughals win the fort of Maukot, Nurpur and Taragarh? तो इसका सही आंसर है जगत सिंह. इसी के साथ हम ये लेक्चर ख़त्म करते हैं. अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए या फिर कुछ आप चाहते हैं कि हम चेंजेस करें तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय रख सकते हैं. तब तक के लिए धन्यवाद. बाय बाय, टेक केयर.